हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर मैं 1 बोलूँगा, बुक नंबर 2 का, है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का हमने पहला लेक्चर ऑलरेडी देख लिया है, जहाँ हमने बेसिक समझा था। वो बेसिक हमने क्यों समझा था? वो इसलिए समझा था क्योंकि हमें नेक्स्ट लेक्चर यानी कि इस लेक्चर में न्यूमेरिकल्स को हैंडल करना था, है ना। तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल से। देखिए, ये जो न्यूमेरिकल है इसको मैं एक क्वेश्चन तो ठीक है, आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया गया है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला भी है। क्या है भाई? ये एक फॉर्मूला भी है। तो आप प्लीज़ इसे अपनी कॉपी में या अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, है ना। ये एक फॉर्मूले की तरह इमर्ज होगा और आपको हर जगह यूज़ होगा, ठीक है ना। आर्टिकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसको, कि आपको हर जगह काम आएगा। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द एक्सटेंशन इन अ वायर ऑफ लेंथ। मैं वायर नहीं लूंगा, मैं रॉड लूंगा। वायर रॉड एक ही बात है, मतलब फॉर्मूला एक ही रहेगा। फाइंड द एक्सटेंशन इन अ रॉड ऑफ लेंथ L, एरिया A, मास M एंड यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी E एंड डेंसिटी ρ अंडर इट्स ओन वेट। बाबा, आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा के फॉर्म में भी दी जा सकती है ना, तो घबराना नहीं। मैं उसको E लेकर चलता हूँ, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। चलिए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, पहले कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो समझेंगे। मैं डायग्राम बना देता हूँ पहले। ये एक रॉड है आपकी, है ना। ये रॉड है, ठीक है। नहीं सर, अच्छी नहीं बन रही, इसको आप पतले पेन से ही बनाओ तो काम की रहेगी। चलो, तो मैं ये रॉड बना रहा हूँ, देखो, ठीक है। ओके, ये यहाँ से क्या है भाई? फिक्स्ड ऐसे लटकी हुई है। कोई रॉड है, आपने इसको सीलिंग से क्या कर दिया है? लटका दिया है। लटकाने के बाद आप 6 महीने बाद आए, आपने रॉड को लटका दिया। लटकाने के बाद आप 6 महीने बाद आए, आपने देखा कि यार आप तो कोई फोर्स इस पर लगा नहीं रहे थे। लेकिन 6 महीने बाद जब आप आए तो इस रॉड की लेंथ अपने आप बढ़ गई है। भले ही थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन बढ़ गई है। इतनी बढ़ गई है कि आप अगर नापोगे तो आपको एरर पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ, इतना ज़्यादा इसमें सिग्निफिकेंट चेंज आ गया है, आपको दिखेगा। तो आपने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि ऐसा क्यों हुआ है, इस पे और कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा था। फिर आपने सोचा कि अरे हाँ, इस पे एक कंटिन्यूअस फोर्स तो लगातार लग रहा है, जो इसका खुद का क्या है? वेट है। जो इसका खुद का क्या है भाई? वेट है, ठीक है ना। वेट W = mg, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बताओ इसका एक्सटेंशन कितना हुआ होगा अंडर इट्स ओन वेट, है ना। चलो, एक्सटेंशन को हम निकालेंगे बाद में। पहले जो बेसिक चीजें हैं जरा उसको समझते हैं। हम जानते हैं कि जो स्ट्रेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ये हमने कल जाना था, है ना। अभी तक हुक्स लॉ पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को लेकर आएगा, ठीक है। ये भी हम जानते हैं, ठीक है। और बातें करते हैं। सिग्मा को आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा स्टैंड्स फॉर स्ट्रेस बाबा, है ना। स्ट्रेस बाबा नहीं, स्ट्रेस। एंड एप्सिलॉन स्टैंड्स फॉर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। सिग्मा को आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा को आप लिख सकते हो F/A, फोर्स अपॉन एरिया। लिख सकते हो कि नहीं? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू E इंटू एप्सिलॉन को आप क्या लिख सकते हो? डेल L अपॉन L। डेल L अपॉन L, देखो ध्यान से सुनना। डेल L इज नथिंग बट डिफॉर्मेशन या एक्सटेंशन या इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। चेंज इन लेंथ है। दिस इज चेंज इन लेंथ, यानी कि ये डिफॉर्मेशन है। इसको मैं डेल लेता हूं। क्या लेता हूं? डेल से रिप्रेजेंट करता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, मैं डेल एल को क्या लिखता हूं? डेल, ठीक। दिस इज डिफॉर्मेशन, दिस इज चेंज इन लेंथ, है ना। यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता दूं क्या मैं? चलिए ड्रॉ करके बता देता हूं कि ये इतना इलोंगेट हो गया, ठीक है। दिस इज व्हाट? दिस इज डेल। डेल इज नथिंग बट डेल L एंड दिस इज द ओरिजिनल लेंथ L। आई बात समझ में? ठीक है सर। तो यहां से आप देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितना डिफॉर्मेशन आया, कितना इलोंगेशन आया, कितना कॉन्ट्रैक्शन आया, आपको डेल निकालने को पूछा जाए तो इसका एक फॉर्मूला बनता है। देखो आप, क्या? डेल इज इक्वल्स टू FL अपॉन AE। बना कि नहीं बना? हाँ सर, बना ना, और अच्छे से बना। ये देखो, डेल इज इक्वल्स टू FL अपॉन AE फॉर्मूला बना। मतलब इससे आप किसी भी बॉडी पर लगने वाले फोर्स से उसमें कितना बॉडी में इलोंगेशन आया या कंप्रेशन आया निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं आपको एक रॉड दे दूं ऐसे, देखिए ध्यान से देखिएगा। इस रॉड का एरिया A है, लेंथ L है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E है, ठीक। इस पर मैंने फोर्स लगा दिया F।
और आपसे पूछा कि बताओ एफ फोर्स लगाने के बाद इसमें कितना इलॉन्गेशन आया होगा, तो आप बोलोगे इलॉन्गेशन निकालने के लिए फॉर्मूला है सर हमारे पास FL अपॉन AE। क्या है? FL अपॉन AE। ठीक है, पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। लेकिन ये आप तभी लगा सकते हो जब आपकी जो बार हो वो क्या हो, प्रिज्मेटिक हो, कंटिन्यूस हो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ के साथ चेंज ना हो। ठीक है ना? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ के साथ चेंज नहीं हो उनको हम प्रिज्मेटिक बार बोलते हैं। ठीक है ना? वैलिड फॉर प्रिज्मेटिक बार। ठीक है, प्रिज्मेटिक बार के लिए क्या है, वैलिड है। अच्छा, जैसे अगर आपको मैं ये दे देता, ऐसा एक टेपर्ड बार दे देता, अब आप मुझे बताओ क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको आप प्रिज्मेटिक बार नहीं बोल सकते, वहां ये फॉर्मूला सीधे नहीं लग सकता FL/AE। ठीक है? हाँ सर ठीक है, आगे बात समझ में। चलो, इतना अगर आपको समझ गया आ गया हो तो हम आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़िए। डिफॉर्मेशन निकालने के लिए आप फोर्स की वैल्यू पुट करो, लेंथ रखो, एरिया रखो और क्या रखो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रखो, आपको डिफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है। जैसे ही मैंने आपको ये बताया आपका दिमाग चलने लगा, आपने बोला कि सर 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 यहां भी आप देखिए ये रॉड है, इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया हुआ है, इसका मास M दिया हुआ है, इस पर देखिए फोर्स लग रहा है mg का, वेट जो है वो एक टाइप का फोर्स ही तो है, वेट जो है सर वो यहाँ पर इकलौता mg लग रहा है, वो फोर्स ही तो है, तो हम उससे सीधे सीधे एलोंगेशन निकाल सकते हैं ना सर, ये डेल्टा L निकाल सकते हैं, डेल निकाल सकते हैं। मैंने कहा कैसे, तो आपने बोला डेल निकलेगा सर सीधे सीधे WL/AE से, यानी कि W की वैल्यू है mg L/AE से। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, इसमें तो गलत नहीं है कुछ भी, फोर्स इंटू L/AE, फॉर्मूला तो वही था, है ना? प्रिज्मेटिक बार भी है। फिर भी ये आंसर एकदम गलत है। अगर आप ये आंसर जल्दी जल्दी में मार देते हो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आता ही आता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों सर? अभी तो आपने बताया था, उसी हिसाब से तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब मैं आपको प्रिज्मेटिक बार दे रहा था, जब मैंने आपको ऐसी एक सिलेंड्रिकल बार दे दी थी और उस पर F फोर्स लगा दिया था, यहाँ से एक F फोर्स, यहाँ से F फोर्स, इसकी लेंथ थी कितनी टोटल L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A, मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी E। यहाँ पे जो F फोर्स है ये एक्चुअल में कांस्टेंट फोर्स है। कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स नहीं है। सर यहाँ भी तो ये फोर्स कांस्टेंट है, लगातार mg लग रहा है, ये बात भी सही है, लेकिन आप ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि इस अगर सिलेंड्रिकल बार को हम देखें जो ये लटकी हुई है छत से, इसमें अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को देखूं, इतने पार्ट को देखूं, मुझे बताओ इतने पार्ट में जो इलॉन्गेशन आएगा वो क्यों आएगा? इतने पार्ट में इलॉन्गेशन क्यों आएगा? चलो मैं इधर नहीं करता, मैं सर बाजू वाले में करता हूँ, ठीक है ना? इतने पार्ट में इलॉन्गेशन क्यों आएगा? इतने पार्ट में अगर ये इतना पार्ट इलॉन्गेट हुआ है तो क्यों हुआ होगा? क्योंकि सर उस पे ये नीचे वाला जो मास है, इतना जो मास लटका हुआ है वो इतने पार्ट को खींच रहा होगा, इतने पार्ट को इतना सारा मास खींच रहा होगा, तो यहाँ इलॉन्गेशन आया होगा। बात समझ में आई? हाँ सर ठीक है। अच्छा, और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इतने पार्ट में अगर मैं देखूं, इतने पार्ट में जो इलॉन्गेशन आया है वो क्यों आया है? इतने पार्ट में इलॉन्गेशन अगर आया होगा तो वो क्यों आया होगा? तो आप बोलोगे सर इतने पार्ट में इलॉन्गेशन इसलिए आएगा क्योंकि उसके नीचे इतना मास लटका हुआ है, देखो इतना मास लटका हुआ है। तो आप मुझे बताओ इस वाले पार्ट में जो इलॉन्गेशन आया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इतना सारा मास है, और यहां जो इलॉन्गेशन आया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इतना सा मास है, तो कहां ज्यादा इलॉन्गेशन आएगा, ऊपर या नीचे? तो आप बोलोगे सर ऊपर ज्यादा इलॉन्गेशन आना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट को इलॉन्गेट करने के लिए ज्यादा मास रिस्पॉन्सिबल है, नीचे वाले पार्ट को इलॉन्गेट करने के लिए कम मास रिस्पॉन्सिबल है। मतलब यहां पूरे बार में इलॉन्गेशन अलग अलग आ रहा है। आई मेरी बात समझ में? पूरी बार में इलॉन्गेशन अलग अलग आ रहा है। यहां पर F क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। आई मेरी बात समझ में? यहां F क्या कर रहा है भाई? वेरी कर रहा है। अच्छा, अब आई बात समझ में। यहां पर F क्या कर रहा है? यहां पर क्या कर रहा है भाई? इलॉन्गेशन वेरी कर रहा है। यहाँ इलॉन्गेशन कम, यहाँ ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसको इलॉन्गेट करने के लिए इतना वाला मास लटका हुआ है ना? अब आप सोचो ना, इसको इलॉन्गेट कराने के लिए इतना सारा मास रिस्पॉन्सिबल है, इसको इलॉन्गेट कराने के लिए इतना ही मास रिस्पॉन्सिबल है। मतलब पूरी लेंथ में इलॉन्गेशन एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। हर x की डिस्टेंस पर, हर x डिस्टेंस पर आप जाओगे तो आपको इलॉन्गेशन अलग दिखेगा। x1 पे अलग दिखेगा, x2 पर अलग दिखेगा, x3 पर अलग दिखेगा, तो ऐसे अलग x डिस्टेंस पर आपको इलॉन्गेशन अलग अलग मिलने वाला है। अच्छा,
अच्छा 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 अच्छा, यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ कॉन्स्टेंटली इलोंगेशन हर पार्ट पे आप जहाँ भी जाओगे वहाँ आपको छोटा छोटा एक जैसा इलोंगेशन थोड़ा थोड़ा मिलने वाला है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। तो मतलब आपने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था डेल्टा निकालने के लिए mg/L/AE से, उसमें जो mg वाला फोर्स था वो सिर्फ आपने यहाँ कंसिडर किया था, बस यहाँ पे आपने लगा के सीधे PL/AE निकाल दिया और आपने देखा ही नहीं कि इसके ऊपर भी इलोंगेशन वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्या लगाना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो आओ इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं कि कैसे हम निकालेंगे इस फॉर्मूले को, ये इसके आंसर को। देखो, जब हमारा डिफ्लेक्शन x के साथ वेरी करता है तो हमारा जो ये फॉर्मूला है FL/A, ये बन जाता है x डिस्टेंस के साथ Fx/AE। क्या बन जाता है, सॉरी, Fdx/AE। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, अच्छा कोई बात नहीं, आओ देखते हैं। मैंने आपसे ये बोला कि भाई मुझे हर x डिस्टेंस पर जाकर अब देखना पड़ेगा, हर x डिस्टेंस पर जाके मुझे देखना पड़ेगा इलोंगेशन कितना है, और हर x के साथ इलोंगेशन जो आएगा उसको मैं बाद में ऐड कर दूंगा और मेरा फाइनल डिफॉर्मेशन निकलकर टोटल आ जाएगा। तो मैं क्या करूं, मैं यहां से चलता हूं x डिस्टेंस ऊपर, कितना ऊपर, x डिस्टेंस ऊपर चलता हूं और वहां एक एलिमेंट ले लेता हूं, एलिमेंट काट लेता हूं, कितना बड़ा, छोटा सा है ना, दिखाने के लिए बड़ा रख रहा हूं, dx का। x डिस्टेंस ऊपर क्या काट लेता हूं, एक एलिमेंट काट लेता हूं dx का, और उसको स्टडी करता हूं कि कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है। फिर मैं x की वैल्यू कहां से कहां वेरी करा दूंगा, x की वैल्यू x = 0 से लेके x = L तक वेरी करा दूंगा। मैंने कहा फेयर इनफ, बढ़िया है, कुछ गलत नहीं कहा आपने। चलो, तो हमने बोला जब प्रिज्मेटिक बार थी, जब कांस्टेंट फोर्स था, प्रिज्मेटिक बार थी, तो हमने F वाला जो फोर्स लगाया था वो पूरी प्रिज्मेटिक बार L पर लगाया था, इसलिए आपका फॉर्मूला क्या आया, FL/AE आया, FL/AE आया। ठीक है, हाँ सर। अब यहां पर हमारा जो एलिमेंट हो गया है वो बहुत छोटा सा हो गया है। क्या हो गया, एलिमेंट हमारा बहुत छोटा सा हो गया है। देखो एलिमेंट मान लिया हमने, ये छोटू सा एलिमेंट, ये काटा, इसको उठा कर लेकर आए, ठीक है ना, ऐसे काट के ऐसे उठा कर लेकर आया मैं। चलो ऐसे मत उठाओ, आप ऐसे उठा लो, ठीक, ये dx लेंथ का है ना। चलो, अब इसके नीचे इसको इलोंगेट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, इसको इलोंगेट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है, हाँ कि ना, इतना मास रिस्पॉन्सिबल है, जो मास लटका हुआ है ये रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस वेट के कारण ही इसमें इलोंगेशन आएगा। आपने बोला हाँ बिल्कुल सही है। हम जानते हैं इसकी लेंथ कितनी है भाई, जो ये मास लटका हुआ है इसकी लेंथ है x, कितनी लेंथ है, x, ठीक है, ओके। इसका आप वजन निकाल सकते हो, इसका वेट निकाल सकते हो, W' निकाल सकते हो कितना होगा। हाँ सर निकाल सकते हैं, कैसे सर, हम जानते हैं मास इज इक्वल्स टू रो वी जी, मास बोल रहा हूँ, मास इज इक्वल्स टू रो इंटू वी होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना, एंड वेट इज इक्वल्स टू m इंटू जी होता है सर, यानी कि रो v इंटू जी होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, वेट जो होगा वो रो वी जी होगा, मास जो होगा वो रो वी होगा। मैं आपसे इसका वेट पूछ रहा हूँ, कितना पार्ट इसके इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप बोला सर इसका वेट निकालना है W', तो इसकी डेंसिटी ले लो, डेंसिटी आपको गिवन है कितनी, रो, तो ये लिख दिया मैंने रो, ठीक। इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, एरिया आपको गिवन है, देखो एरिया तो क्रॉस सेक्शन सेम है ना, तो एरिया कितना है इसका एरिया है A, ठीक। लेंथ कितनी है x, तो वॉल्यूम कितना बना A इंटू एक्स, ठीक। इतने ही पार्ट का वॉल्यूम चाहिए आपको, तो A इंटू एक्स बना, हाँ सर A इंटू एक्स बना, ठीक है। तो रो इंटू वी इंटू जी, ये कर दिया हमने G से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास उतना वेट आ गया जो रिस्पॉन्सिबल है इस dx लेंथ में इलोंगेशन कराने के लिए। हाँ सर ठीक है, पक्की बात, हाँ सर। तो ये वेट आ गया आपके पास जो इलोंगेशन करा रहा है कितनी लेंथ में, dx लेंथ में, ठीक। तो आपके पास देखो फोर्स आ चुका है, वेट क्या है, एक टाइप का फोर्स ही है। अब वो L लेंथ में इलोंगेशन नहीं करा रहा, अब वो dx में करा रहा है, तो L की जगह क्या रखेंगे, dx रखेंगे, ठीक है। चलो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, E क्या है, कांस्टेंट है, तो आओ हम निकालते हैं। तो हम निकालने वाले हैं भाई डेल्टा x के साथ जो वेरी कर रहा है वो क्या होगा, वो होगा F/dx/AE इंटीग्रेशन, जो भी लिमिट आप पुट करोगे, ठीक है। चलो,
तो ये हो जाएगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन हम लगा देंगे तो ये टोटल डिफॉर्मेशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक, 0 से L तक। F कितना है, F यहाँ किसके बराबर है, F बराबर है W डैश के, है ना। इस dx में इलॉन्गेशन इस W डैश के कारण ही तो आया है, यही तो हमारा फोर्स है। F की जगह हम क्या पुट करेंगे, W डैश, और वो कितना है, रो इंटू A इंटू एक्स इंटू जी इंटू डी एक्स अपॉन ए ई। ठीक है, अब देखो A से A कट गया, रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, ई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो टोटल डिफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू 0 से लेके L तक, बाहर क्या क्या निकल जाएगा, रो जी अपॉन ई। तो रो जी अपॉन ई बाहर निकला, x dx का इंटीग्रेशन 0 से L तक, x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा, तो 2 भी आ जाएगा एक नीचे, x² और लिमिट चढ़ जाएगी कितनी, लिमिट्स चढ़ जाएगी कितनी, 0 से लेके L तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा L² - 0, तो L² आ जाएगा। तो यहाँ फाइनल वैल्यू आपकी कितनी आ गई, रो जी L²/2e, रो जी L²/2e। तो यहाँ पर फाइनल फॉर्मूला आपके पास आ गया है। सेल्फ वेट के कारण किसी बॉडी का अगर आपको टोटल डिफॉर्मेशन निकालना हो तो वो होता है del t टोटल डिफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू रो जी L²/2e। ठीक, पक्का। अब आपको मैं कभी भी ऐसा बोलूं कि एक रॉड लटकी हुई है, प्रिज्मेटिक बार लटका हुआ है, तो बताओ उसमें टोटल डिफॉर्मेशन सेल्फ वेट के कारण कितना आएगा, तो आप बोलोगे रो जी L²/2e। ठीक, ध्यान से सुनना, इसमें कुछ कैच है। क्या कैच है समझना, देखो 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 देखो, अरे देखो 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 देखो, इसको तो क्लियर करना है ना भाई। चलो, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जब आपने प्रिज्मेटिक बार लटकाई, जब आपने कोई रॉड, कोई किसी भी चीज़ को ऐसे लटकाया जो प्रिज्मेटिक थी नेचर में, अपीयरेंस में, ठीक, तो आपने शुरू में बोल दिया था कि इसका वेट है mg के बराबर, इसकी टोटल लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है E। तो जो टोटल डिफॉर्मेशन आएगा वो आपने क्या बोल दिया था, mg L अपॉन A। यही बोला था कि नहीं बोला था, यही बोला था कि नहीं बोला था, है ना, जो कि क्या हो गया था, गलत हो गया था। अभी जो आपने फॉर्मूला निकाला है टोटल डिफॉर्मेशन का ड्यू टू सेल्फ वेट, वो कितना निकाला है, रो जी L²/2e। अब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले के बीच में कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन रिलेशन है। कैसे, देखना जरा। मैं क्या कर रहा हूं, देखना, ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं v से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं v से। ठीक, रो वी जी क्या बनेगा, रो वी जी क्या बनेगा, mg, यानी कि mg वेट बनेगा, वेट बनेगा। ठीक, वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूं। हाँ, L से L कट जाएगा, तो टोटल डिफॉर्मेशन बोलूंगा, टोटल इलॉन्गेशन बोलूंगा, कितना आया, mg L अपॉन 2ae। यार ये फॉर्मूला देखो, mg L अपॉन ae और mg L अपॉन 2ae, क्या अंतर है। आपने जो सीधे सीधे mg L अपॉन ae लगा दिया था, एक्चुअल में डिफॉर्मेशन उसका आधा है ना। तो आपने जो रैंडम डिफॉर्मेशन निकाला था, रैंडम डिफॉर्मेशन निकाला था mg L अपॉन ए, या मैं बोलूँ इसको mg को w बोल दूँ, mg को w बोल रहा हूँ, ठीक है। तो WL अपॉन ए ये आपने रैंडमली देख के निकाल दिया था, है ना। और एक्चुअल में जो डिफॉर्मेशन आया, डिफॉर्मेशन यानी कि इलॉन्गेशन या कंप्रेशन, बोल रहा हूँ भाई, अगर ये लंबी हो रही है, जितना लंबी हो उतना हम डिफॉर्मेशन मान लेंगे, जितना कम होगी उतना हम डिफॉर्मेशन मान लेंगे, ठीक है ना। तो रैंडम डिफॉर्मेशन आपका आया WL अपॉन ए, और जब आपने एक्चुअली उसको सॉल्व किया तो वो कितना आया, WL अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए, यानी कि रैंडम का आधा, रैंडम का आधा। पक्की बात है, हाँ सर पक्की बात है। तो ये गलती आपसे हो जाती है एग्जाम में, आप सीधे सीधे लगा देते हो FL अपॉन ए और WL अपॉन ए लगा के सीधे रैंडम निकाल लेते हो, जबकि एक्चुअल में क्या आता है, आधा आता है, WL अपॉन 2a आता है, उसका आधा आता है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए, क्या वेरिएशन आ जाए, मैं बोल दूं कि भाई एक रॉड लटकी हुई है और इस रॉड पर मैंने एक F फोर्स लगा दिया है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E है, और इस पर मैंने एक F फोर्स भी लगा दिया। अब आप देखो कि ये जो रॉड है ये सेल्फ वेट के अंडर में भी इलोंगेट होगी और एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाया है उसके कारण भी इलोंगेट होगी, ठीक है। तो इस केस में आप टोटल डिफॉर्मेशन क्या लिखोगे, आप टोटल डिफॉर्मेशन लिखोगे FL अपॉन A प्लस
रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2e। आई बात समझ में? या डब्ल्यू एल अपॉन 2a, डब्ल्यू एल अपॉन 2a, ठीक है ना। तो ये हो जाती है चीज़ गलत और ये हो जाती है चीज़ एकदम सही। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा, याद रखना ही है, याद रखना ही है। चाहे आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से याद करो, चाहे रो जी एल स्क्वायर बाय 2e से याद करो, ठीक है ना, एक ही चीज़ है। पक्की बात है, पक्की बात है। इसमें थ्योरी क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो कोई एक रॉड है जो सेल्फ वेट के कारण एलोंगेट हो रही है, और एक रॉड है, वही सेम रॉड है, उस पर मैंने एफ फोर्स लगा दिया है, तो आप बताइए डब्ल्यू वेट लगा दिया है, तो आप बताइए दोनों के बीच में जो एलोंगेशन है उसमें क्या रिलेशन होगा? तो मैं बोलूँगा भाई आधा होगा। डब्ल्यू एक जो है, डब्ल्यू आपने वेट लगाया उसका होगा डब्ल्यू एल अपॉन ए, और अगर आपने सेल्फ वेट किया तो उसका आधा हो जाएगा। तो आपको रेशो निकालना पड़ेगा, तो 1/2 या 2 रेशो आ जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर। तो फॉर्मूला आज से आपको याद रहेगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो कि कैसा है, प्रिज्मेटिक है, और वो लटक रहा है सीलिंग से, सेल्फ वेट के कारण उसमें आपको एलोंगेशन निकालना है। सेल्फ वेट के कारण तो एलोंगेशन ही आएगा, सेल्फ वेट के कारण एलोंगेशन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है रो जी एल स्क्वायर बाय 2e या डब्ल्यू एल अपॉन 2ae। ठीक है, बढ़िया सर, बढ़िया 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 बढ़िया। आगे बढ़ें? हाँ सर आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए। चलो इसको सॉल्व कर, इसको मिटा दूँ? मिटा दीजिए सर, आ जाइए। उसको भी मिटा दीजिए सर, वहाँ भी वो पड़ा हुआ है खाली। चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द वायर इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। फाइंड द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर सो दैट इट डजंट ब्रेक। इसमें एक डायग्राम भी होगा, यहाँ पे डायग्राम नहीं गिवन है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखिए एक ऐसा छत है, छत से क्या लटकी हुई है, एक ऐसी पुली टाइप की लटकी हुई है। इससे लटका है एक 2 kg का मास, 2 kg का मास, और इससे मैंने लटका दिया है एक 4 kg का मास। ठीक है ना, दोनों एक ही स्ट्रिंग से लटके हुए हैं। अब बोल रहा है कि ये वाली जो वायर है, ये वाली जो वायर है, इसका आप मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया बताओ। मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया बताओ। इस वायर की जो स्ट्रेंथ है, इस वायर के पास जितनी क्षमता है स्ट्रेस को झेलने की, वो कितनी है भाई? इसका मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस आपको दे दिया है कितना? 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मैक्सिमम क्षमता है इसकी झेलने की। मैंने बोला ठीक है, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। इन दोनों मासेस के कारण जितना वजन आएगा, जितना फोर्स आएगा, इन दोनों मासेस के कारण जितना फोर्स इस वायर पे आएगा, उसको हम इस वायर के एरिया से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेस बन जाएगी। वो जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, तो हमारी बात बन जाएगी। नहीं, ये बात समझ में? फिर से रिपीट करता हूं। इन दोनों मासेस के कारण जो टोटल फोर्स आएगा किस पे? इस वायर पे। उस फोर्स को मैं इस वायर के अगर एरिया से डिवाइड कर दूं तो स्ट्रेस आ जाएगी। हाँ सर, स्ट्रेस आ जाएगी। वो जो स्ट्रेस आएगी, अप्लाइड स्ट्रेस, उसको मैक्सिमम वैल्यू से कम होना चाहिए, क्योंकि ये तो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू है। अगर ये उससे ऊपर चली गई तो टूट जाएगी वायर हमारी। नहीं, यही बात समझ में आ गई सर? ये बोल रहा हूं कि हमारी जो भी अप्लाइड स्ट्रेस होगी वो क्या होगी? फोर्स ऑन द वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ द वायर, है ना। और ये जो अप्लाइड स्ट्रेस है ये क्या होना चाहिए? ये कम होना चाहिए मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस से, तो आपकी वायर सेफ रहेगी। तो आपकी वायर सेफ रहेगी, है ना। सेफ कंडीशन, अरे सेफ कंडीशन। हाँ, अगर आप इसमें इक्वालिटी साइन लगाओगे तो जो अननोन वैल्यूज हैं वो आपको फाइंड आउट हो जाएंगी। ठीक है, चलो देखते हैं। अब सिग्मा अप्लाइड निकालने के लिए आपको पहले तो टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा कि वायर पे कितना आ रहा है। चलो उसकी तरफ चलते हैं। तो हम जानते हैं भाई कि इस पर एक वेट नीचे की तरफ लगेगा 2g, इस पर लगेगा नीचे की तरफ 4g, ऊपर आएगा टेंशन T, और इधर आ जाएगा भाई T1। ठीक है, पक्का? हाँ सर पक्का। तो हम यहाँ से देख रहे हैं भाई, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये T किसके बराबर होगा? 2g के बराबर होगा, और ये T ये 4g के बराबर होगा, है ना। यही कहना चाह रहे हो आप? पागल हो क्या? भूल गए हो क्या सब कुछ? पुरानी चीजें सब भूल गए क्या? चलो, इसमें हमको लगाना पड़ेगा क्या भाई? वही एक्सेलरेशन वाला खेल खेलना पड़ेगा। क्या खेलना पड़ेगा? देखो, 4g - T = ma, और यहाँ पर T - 2g = ये कितना होगा? 4a, ये होगा 2a। ठीक, इसको अगर आप जोड़ दोगे सीधे सीधे तो ये T से T कट जाएगा, है ना। सीधे सीधे जोड़ देंगे तो
ये हो जाएगा 4 - 2 = 2g और 4 2 ज़ा 8a, नहीं सॉरी 4 और 2 6a, 2 2 3 ज़ा 6, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g/3 आ जाएगी। इस a की वैल्यू को आप उठाकर यहाँ पुट कर दो, कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो आपको t मिल जाएगा, है ना। तो t कितना आएगा, t = 2g/3 प्लस 2g, कितना होगा ये, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8g/3, है ना, 8g/3। टेंशन कितना आ जाएगा भाई, 8g/3, है ना। टेंशन कितना आ जाएगा, 8g/3। अब देखो t यहाँ पर कैसा बनेगा भाई, फ्री बॉडी डायग्राम, ये t, तो हम बोलेंगे ऊपर लग रहा है T1, नीचे इधर लग रहा है T, इधर भी लग रहा है T, तो T = 2t के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे T = 2 टाइम्स ऑफ T1 = 2t, दिस इम्प्लाइज T1 = 2 टाइम्स ऑफ 8g/3, यानी कि 16g/3, दिस इज द वैल्यू ऑफ T1, है ना। ये फोर्स आ गया जो इस वायर पर लग रहा है, जो इस वायर को खींच रहा है ना। और यही वो फोर्स है जिसको मैं अगर एरिया ऑफ क्रॉस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करूं तो मुझे अप्लाइड स्ट्रेस मिल जाएगी। हाँ सर, ठीक 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 ठीक, ओके सर, ओके ओके ओके, आ गई बात समझ में, हाँ सर आ गई बात समझ में। लो, तो हमको अब निकालना है सिग्मा अप्लाइड, बहुत शानदार तरीके से आ जाएगा। सिग्मा अप्लाइड = T1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, तो हमको नहीं पता, ठीक है। T1 कितना है, T1 है 16g/3 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आ गई अप्लाइड की वैल्यू। अब इसको किससे कम होना है, मैक्सिमम से कम होना है, और वो वैल्यू कितनी है वो लिखी हुई है। तो 16g/3 इंटू AC शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ N/m², ठीक है। तो आप क्या करो, AC को इधर से इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा AC, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁵ N/m²। 10 की वैल्यू क्या कर दो, G की वैल्यू क्या कर दो, 10 पुट कर दो, ठीक है। आपकी AC की वैल्यू आपको आ जाएगी कि इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, इससे कम हुई तो पक्की बात है कि क्या हो जाएगी, वायर टूट जाएगी। क्यों भैया, क्योंकि वायर का एरिया जितना पतला करोगे, जितना कम करोगे, वायर उतनी पतली हो जाएगी। और हम जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। जितना एरिया कम करोगे स्ट्रेस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और अप्लाइड स्ट्रेस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी वो मैक्सिमम से अगर ऊपर निकल गई या मैक्सिमम के बराबर भी आ गई, बराबर से थोड़ी सी ज़्यादा हुई, तो तुरंत वायर क्या कर जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे आपको AC की वैल्यू मिलेगी, आई थिंक आंसर है B 1.66 cm², ठीक है। एक बार सॉल्व करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, तो यहाँ पर जो है, अच्छा ये 1.66 नहीं, मेरे ख्याल से ये 2.66 आएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपको, ये वाली वायर की दे देगा ब्रेकिंग स्ट्रेस, है ना, तो वैसे भी सेम ही सॉल्व होगा क्वेश्चन, कुछ अंतर नहीं आएगा। हाँ बस ये है, फिर आपको T1 इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप T/A से सॉल्व करोगे, जो मैंने यहाँ पे T1 से किया है वो आप सीधे T से करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आजा, हाँ, 2 wires of diameter 0.2 cm, 2 wires of diameter 0.2 cm। बाबा जो जो दे रहा है ना फटाफट लिख लो, ये तो क्या सब भूल भाल जाएंगे। डायमीटर ऑफ 0.25 सेंटीमीटर, इसको चेंज कर रहा हूँ मैं किस में, मीटर में। किस में चेंज कर रहा हूँ, मीटर में, है ना। तो 0.25 इंटू 10⁻⁴ m², मेड ऑफ स्टील एंड अदर मेड ऑफ ब्रास। नीचे वाली देखो ब्रास की है, ये देखो ब्रास की है नीचे वाली, और ऊपर वाली क्या है, स्टील की है। आर लोडेड एज शोन इन द फिगर, द अनलोडेड लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज 1.5 मीटर। अनलोडेड लेंथ ऑफ द स्टील वायर, तो लेंथ ऑफ द स्टील वायर आपको दी गई है कितनी, 1.5 मीटर, एंड लेंथ ऑफ ब्रास कितनी दी गई है आपको, 1 मीटर, ठीक ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ये एंड ये, अरे बाप रे, सबकी यंग्स मॉडुलस भी अलग से लिखो भाई। अब स्टील का कितना दिया है, स्टील का दिया है 2 इंटू 10⁻11 पास्कल, एंड किसका, ब्रास का दिया हुआ है 0.91 इंटू 10⁻11 पास्कल। कंप्यूट द इलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर, कंप्यूट द इलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर। लो भाई, स्टील एंड ब्रास वायर, तो हम पहले स्टील के लिए कैलकुलेट करते हैं। किसके लिए, स्टील के लिए कैलकुलेट करते हैं इलोंगेशन इन स्टील, है ना, ये डिफॉर्मेशन इन स्टील है, मैं इसको डेल्टा बोलता हूँ। फॉर्मूला क्या है, FL/AE,
ये डेल्टा के अपॉन में अगर एल आएगा तो ये स्ट्रेन बन जाएगा भैया, है ना। ये क्या है, ये डेल एल है, ध्यान रखना बार बार, ठीक है। चलो स्टील के लिए, चलो फोर्स कितना दिया हुआ है भाई, स्टील के लिए फोर्स कितना होगा, चलो पहले ब्रास के लिए निकाल लेते हैं यार, पहले ब्रास के लिए निकाल लेते हैं, पहले ब्रास के लिए निकाल लेते हैं। ब्रास के लिए फोर्स कितना होगा, ब्रास के लिए फोर्स कितना होगा 6G यानी कि 60 न्यूटन, 60 न्यूटन होगा। हाँ फोर्स कितना होगा इसका 60 न्यूटन। एल कितना है 1 मीटर, एल है 1 मीटर, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, ब्रास वायर के लिए एरिया कितना है, ब्रास वायर के लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा भैया, और वो कैसे निकलेगा π/4d²। क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, सर्कुलर होता है। हाँ तो ब्रास वायर के लिए डायमीटर कितना है, दोनों का ही डायमीटर सेम है, तो 0.25 इंटू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, ये हुआ एरिया। और ई कितना है ब्रास का, ई है 0.91, तो बहुत बड़ी वैल्यू चली जाएगी, इंटू 10⁻1, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका इलोंगेशन ब्रास के लिए, किसके लिए, ब्रास के लिए। चलो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करोगे तो इसका डिफ्लेक्शन या इसका सॉरी डिफॉर्मेशन कितना आ जाएगा, इलोंगेशन कितना आ जाएगा 1.32 समथिंग। एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज़ कैलकुलेट करके, 1.32 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, ऑलमोस्ट इतना आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, 1.32 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना। ये पॉइंट के आसपास कुछ हो सकता है, 3.1 हो 3.3 हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट इतनी ही वैल्यू आपके सामने आएगी, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े, पक्का, हाँ सर। चलो अब हमको निकालना है स्टील के लिए, स्टील वायर के लिए भाई, स्टील के लिए भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा, इलोंगेशन इन स्टील वायर इज FL/AE। एफ की वैल्यू कितनी होगी, अब स्टील के लिए एफ की वैल्यू कितनी होगी भाई, 6 kg है, 4 kg है, टोटल हो जाएगा 10 kg यानी कि 10 इंटू 10 100 न्यूटन, ठीक। लेंथ कितनी है भाई, लेंथ है 1.5 मीटर स्टील वायर की। देखो एरिया सेम यही π/4 d², 0.25 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, ठीक है, इंटू ई की वैल्यू स्टील के लिए कितनी है, स्टील के लिए है 2 इंटू 10⁻11, 2 इंटू 10⁻11 पास्कल, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको इलोंगेशन ऑफ स्टील मिलेगा कितना, 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। ब्रास के लिए आपको 1.32 इंटू 10⁻⁴ मीटर मिल गया, स्टील के लिए आपको 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर मिल गया। अच्छा यहाँ पर वायर में आपका कोई भी मास नहीं है बाबा, है ना, वायर में कोई भी मास नहीं है, वायर जो आपको दिया है वो मास लेस है, ठीक। क्लियर, आगे बढ़े, कर लीजिए इसको नोट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा लो भाई, शेयर स्ट्रेस पे क्वेश्चन आ गया आपके सामने। द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब आर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, भाई क्यूब दे दिया है तो सारी एज किसके बराबर होगी, 10 सेंटीमीटर के बराबर ही होगी। तो हम क्या करते हैं, एज को ले लेते हैं लेंथ एल, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर दी है, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 ये हो गया मीटर में, ठीक है ना। हाँ चलो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आपको ये लेंथ दे दी गई है। वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड, ये फिक्स कर दिया गया है, एक फेस फिक्स कर दिया है, और बोला है अ मास ऑफ 100 kg इज देन अटैच टू द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। ये अपोजिट फेस पे क्या लगा दिया भाई, 100 kg का मास लटका दिया है, तो कितना वेट बना, वो 1000 न्यूटन का वेट बन गया, ठीक है ना। ऐसे करके क्यूब को आपने क्या कर दिया, एक फेस फिक्स कर दिया और दूसरे वाले फेस से आपने क्या लटका दिया, 100 kg का मास लटका दिया जो 1000 न्यूटन का वेट बना, जिसको इस तरीके से खींच रहा है। तो डिफॉर्म हो रहा है, देखो देखो डिफॉर्म हो रहा है कि नहीं, अपने शेप से हो रहा है सर। यहाँ पे शेयर स्ट्रेन आएगी कि नहीं आएगी, आएगी सर। यहाँ कैसा फोर्स लग रहा है, इस फेस पर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, तो क्या शेयर स्ट्रेस आएगी, बिल्कुल आएगी। शेयर फोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा। टेंजेंशियल फोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा, एक ही चीज होती है। आपसे बोला है द शेयर मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि जी, आपको क्या दे दिया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे दी है, कितनी है 25 GPa, यानी कि 25 इंटू 9 पास्कल, अरे 10 लिख दिया है, चलो 9 पास्कल। क्या हो गया भाई, गीगा पास्कल में आपको दी हुई थी तो आपने उसको पास्कल में चेंज कर दिया, 25 इंटू 10⁹ पास्कल में। व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द फेस, यानी कि आपसे वो क्या पूछ रहा है, डेल्टा एल पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा एल पूछ रहा है। क्या इसमें आप PL/AE लगा दोगे क्या, नहीं, PL/AE नहीं, सॉरी FL/AE नहीं लगेगा, ठीक है, FL/AE नहीं लगेगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो टेंजेंशियल फोर्स है ना, टेंजेंशियल फोर्स है, वहाँ नॉर्मल होता था, एकदम प्लेन के नॉर्मल जाता था, ठीक है ना, तो आप वहाँ पर FL/A ही लगाते थे। यहाँ भाई शियर स्ट्रेस कहीं ना कहीं आएगी, मुझे इस बात की नॉलेज है, और मैं जानता हूँ कि जो शियर स्ट्रेस होती है वो होती है फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, हाँ कि ना, बिल्कुल सही कहा आपने। तो शियर स्ट्रेस आप निकाल सकते हो, FT की वैल्यू कितनी है भाई 1000 न्यूटन, एरिया आपको दिया है क्या, एरिया आपको दिया है क्या, हाँ एरिया आप निकाल सकते हो भाई। एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, क्यूब है, हर साइड क्या होगी 10 सेंटीमीटर की ही होगी, देखो तो आप ऊपर वाले फेस का एरिया क्या होगा 10 × 10, 10 × 10, ऊपर से आप देखोगे तो आपको एक स्क्वायर ही दिखाई देगा ना, ऐसा स्क्वायर दिखाई देगा, तो ये 10 ये 10, ठीक है, तो 10 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना हो तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है, हाँ ठीक है। तो लो भाई इसको हम सॉल्व करते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू 1 2 1 2 10 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ प्लस में, और ये हो जाएगा 10⁻⁵ न्यूटन मीटर, चलो 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गई आपकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू। क्यों निकाली हमने शियर स्ट्रेस की वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे मैंने आपको कल बताया था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू E/ε, शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू G/φ, याद करो, हाँ हाँ बिल्कुल सही, टाउ आपने निकाल लिया है, और वो कितना है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप देखो इस टाउ से कंफ्यूज मत होना बाबा, है ना, यहाँ कहीं भी टॉर्क आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ कहीं टॉर्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जो आप टाउ से कंफ्यूज हो जाओ। हम छोटे बच्चे नहीं है कि आप कोई, हम 7th 8th में है कि हमको एक जैसी दो चीज़ दिख जाएगी तो हमको पता नहीं चलेगा। बाबा हम जानते हैं कि कब टाउ टॉर्क बनेगा, कब टाउ शियर स्ट्रेस बनेगा, आई बात समझ में, हाँ सर। चलो जी की वैल्यू आपको दे दी है कितनी 25 × 10⁹ पास्कल × 5। आपको अगर फाई मिल जाए ना तो आप 10 फाई लगा के del L लगा के सीधे क्या निकाल सकते हो, del L निकाल सकते हो। चलो तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी, फाई की वैल्यू आएगी भाई 10⁵ अपॉन 25 × 10⁹ ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁻⁻6 मीटर, मीटर वीटर नहीं, 4 × 10⁻⁻6 यूनिट लेस होता है, आपको ही पता है। अब हमको क्या निकालना है भाई, del L निकालना है, ठीक है, दिमाग हमारा बहुत तेज है, हम जानते हैं कि कैसे del L निकल कर आएगा। इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, हम जानते हैं भाई 10 फाई इज इक्वल्स टू del L अपॉन L, L आपको पता है, L आपको पता है 10 ऑफ 4 × 10⁻⁻6 रेडियन इज इक्वल्स टू del L अपॉन L, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, L से L कितना है भाई 10 सेंटीमीटर है, 10 को मल्टीप्लाई किया 10⁻⁻2 से, हाँ मीटर में आ गया, इज इक्वल्स टू आ जाएगा del L, और del L की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 × 10⁻⁷ मीटर, दिस इज द वैल्यू, जिससे आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन मिला। देखो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन है ना, ये क्या है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन को आप del L बोल सकते हो, डिफॉर्मेशन बोले, इलॉन्गेशन बोले, कंप्रेशन बोले, डिफ्लेक्शन बोले, सब आपके लिए क्या है, del L है या del है, ठीक है, तक की बात है। चलिए भाई ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल सर बढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज दे देते हैं ना सर, आपकी क्या बताएं। कंप्यूट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, इनिशियल वॉल्यूम इज 100 लीटर, प्रेशर इंक्रीज 100 एटमॉस्फेयर, फाइनल वॉल्यूम 100.5 लीटर। अच्छा, और एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आपको वैल्यू दे दी है, पूछ रहा है बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर निकाल कर बताओ। ओह, बल्क मॉड्यूलस यानी कि आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। K का फॉर्मूला क्या होता है, K का फॉर्मूला होता है सर P अपॉन del V अपॉन V माइनस में, ठीक है। चलो तो अब यहाँ देख रहे हैं कंप्यूटर, इनिशियल वॉल्यूम आपको दे दी है, प्रेशर इंक्रीज आपको दे दिया है, यानी कि आपको प्रेशर चेंज दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर चेंज ले लो, ठीक है। प्रेशर चेंज आपको 100 एटमॉस्फेयर दिया है, 100 × 1 एटमॉस्फेयर कितने के बराबर है, 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर, डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चलो अब आपको देखो फाइनल वॉल्यूम दी है, इनिशियल वॉल्यूम दी है, इनिशियल वॉल्यूम है 100, फाइनल है 100.5, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज del V अपॉन इनिशियल वॉल्यूम कितनी है 100 लीटर, लेकिन ये लीटर में है,
लीटर में है, लीटर को अगर आपको मीटर क्यूब में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, अरे बाबा बताओ ना, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 लीटर, उफ, लाल कलर का पेन क्यों चल जाता है बाबा, लाल कलर का पेन क्यों चल जाता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर या 1000 लीटर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो 1 लीटर है वो 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर है। तो था यहाँ पर हमको इतने लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। तो K इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 100.5 माइनस 100 कितना आएगा, 0.5, 0.5 बाय 100, 0.5 बाय 100, पॉइंट हटा दो तो बचेगा 5, 5 बाय 1000 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ये हो जाएगा 10⁻⁶, 5 इंटू 10⁻⁶। ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁶। ठीक है, ये कट जाएगा इससे, 20 पंचे 100, के की वैल्यू कितनी आएगी, 20 इंटू 1.013 इंटू 10⁻11। ठीक है, हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी भाई, के की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, क्या यूनिट आएगी भाई, ये यूनिट किस में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। किस में है भाई ये, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। नीचे क्या यूनिट आएगी, नीचे यूनिट लेस होगा। अरे नीचे यूनिट लेस होगा, अरे यार यूनिट लेस होगा, हाँ सर आप सही तो बोल रहे हो। अगर यूनिट लेस ही होना था सर तो आपने ये क्यों मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये मुझसे मैंने थोड़ा, मुझे ध्यान देना चाहिए था, मैंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। अच्छा हुआ आपने बोला और मैंने पकड़ लिया कि नीचे वाली क्वांटिटी तो यूनिट लेस होनी है ना, उसको हम क्यों फिर चेंज करें किसी में भी। ऊपर भी लीटर, नीचे भी लीटर, कट जाएगा बाबा। ऊपर भी लीटर यूनिट आएगी, नीचे भी तो लीटर यूनिट आएगी, कट तो जाएगा ना। हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है सर। तो फिर के कितना आने वाला है, के आने वाला है सर, ओके 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 ओके। प्रेशर इंक्रीज हुआ है 100 मॉस का, फाइनल हुई है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, यहाँ पे माइनस की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी बाबा। देखो यहाँ पे फाइनल ज़्यादा है, ऑलरेडी ज़्यादा है, वॉल्यूम बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। अगर वॉल्यूम कम हुआ होता तो हम यहाँ पर क्या करते, माइनस लगा के उसको पॉजिटिव कर देते। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी। चलिए, तो ये हुआ 100 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई, लगता है सर आपको नशे हो गए हैं पढ़ाई के, हैं आपसे माइनस प्लस सब इधर उधर हो रहा है, हैं हाँ ये बात तो है भाई। 100.5 माइनस 100 इज 0.5 डिवाइडेड बाय 100। अब चलेगा क्या, हाँ अब चलेगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³ -3 ऊपर जाएगा, +3 बनेगा तो ये हो जाएगा 8। ये कटेगा इससे, ये हो जाएगा 20। अब सही आ गई ये वैल्यू। के की वैल्यू अब कितनी आ रही है, 20 इंटू 1.013 इंटू 10⁸ पास्कल। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, कोई भी परेशानी हमको नहीं है। चलिए इसको यू नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई आगे बढ़े। बढ़ो सर, बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन तो हो गए हैं भैया खत्म। चलिए भाई, तो ये हमारा इलास्टिसिटी का न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन था जो हमने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हमको इलास्टिक लिमिट देखना है, हुक्स लॉ देखना है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। हुक्स लॉ हम थोड़ा थोड़ा तो जान ही गए हैं, उसको और अच्छे से समझेंगे हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप क्या करिए भाई, पढ़ाई कीजिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।